दर्शकों, इन दिनों लद्दाख सुर्खियों में है, चाहे इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के हो या फिर यूटी बनी है उसके बाद कारगिल और लेह के बीच में जो डिफरेंसेस हो। आज हम चर्चा करेंगे। हिल काउंसिल कारगिल के सीईसी फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपका स्वागत है। हेलो सर, थैंक यू जी। सबसे पहले सवाल यह है कि जब यूटी बनी थी तो तब ये आपसे वादा किया गया था कारगिल वालों से कि हेडक्वार्टर कारगिल में भी होगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद साहब, आपका कहना दुरुस्त है कि जब से यूटी से पहले भी आपको मालूम है कि जब डिविजनल स्टेटस जो दिया गया था लद्दाख को, उसमें पहले जो एक एसआरओ निकला 110, उसमें उन्होंने लिखा था कि हेडक्वार्टर एट लेह। तो उस पर करगिल वालों ने काफ़ी एतराज़ किया, उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद फिर उस एसआरओ को रिवोक करके एक नया एसआरओ आया 120, जिसमें यह कहा गया कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस विल बी ऑन रोटेशनल बेसिस। तो वो एज इट इज है आपका, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का नोमेनक्लेचर यूटी बनने के बाद भी डिविजनल कमिश्नर ही है। तो हम आज ये मान के चलते हैं कि जो एसआरओ 120 है वो लेटर एंड सेपरेट वो एज इट इज है। तो उसमें एसआरओ में ये भी लिखा है कि ये जो आपका रोटेशनल होगा डिविजनल कमिश्नर का हेडक्वार्टर, एक तो नंबर वो है। उस पर हम लोगों ने काफी एतराज किया। तो उसमें बाद में यहाँ पे उसका ऑफिस भी खुला, फिर डिविजनल कमिश्नर का बीच में आते जाते भी रहते थे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जब डिक्लेयर किया गया आपका 1 नवंबर से यहाँ पे जब शुरू हुआ, तो पहले ही हमने यूटी डिक्लेयर होने के बाद भी करगिल वालों ने ये कहा था कि जब यूटी अगर आपने देना है तो इसका हेडक्वार्टर जो है बोथ साइड, जिस तरह से आपने डिविजनल स्टेटस में किया है उसी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेज भी होना चाहिए, और राज भवन या राज निवास जो है वो इन मूव होना चाहिए। तो उसके बाद जब हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जब फर्स्ट विजिट यहाँ पे किया, तो उन्होंने ये इन प्रिंसिपल उन्होंने ये कहा था कि जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का जो हेडक्वार्टर है ये लद्दाख है, लद्दाख मीन्स लेह इन करगिल। उन्होंने ये कहा कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हेडक्वार्टर एट लेह। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है दोनों जगह पे यूटी हेडक्वार्टर जो है वो लेह में भी खोलेंगे, रखेंगे और करगिल में भी रखेंगे। तो उसी हिसाब से लैंड वगैरह की तो आइडेंटिफिकेशन हो गई है। बजट में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ राजनिवास, पुलिस हेडक्वार्टर, यूटी हेडक्वार्टर वगैरह लिखा गया है। लेकिन अभी तक जो है ऑफिसेस जो है यहाँ से फंक्शन करना बिल्कुल अभी शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से हम बार बार उनसे बोल रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था लेह में, क्योंकि बीच में कोविड का जब सिलसिला हुआ तो उसमें काफ़ी हम लोग आगे पीछे जा नहीं पाए। तो लास्ट टाइम एक विजिट भी मैंने किया, वहाँ पे मैंने एलजी साहब को पूरा रिमाइंड कराया कि सर ये आपने प्रोमिसेस हैं करगिल वालों के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी जो है हम अपने उस पर पाबंद हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पहले जो है डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस फंक्शनल करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि हम एक एडिशनल कमिश्नर को करगिल में अपॉइंट करेंगे ताकि वहां से आपका जो है ऑफिस डिविजनल कमिश्नर का शुरू हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा विनोद साहब, हमारी मांग अभी भी है और हम इस उम्मीद पे हैं कि जो उन्होंने हमसे वादे किए थे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों डिस्ट्रिक्ट से चलेगा, हम अभी भी उस पर कारबंद है। जिसपे बिना पर आपको पता है यहाँ पे एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बना जिसमें 14 पॉइंट था, 14 में से एक पॉइंट हमारा ये भी था। तो अभी भी हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जो उन्होंने कमिटमेंट किया, जिस हिसाब से उन्होंने लैंड वगैरह आइडेंटिफाई किया या बजट में प्रोविजन वगैरह रखा तो है, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सेक्रेटरीज यहाँ से काम करना शुरू करें और डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस जो है वो फुली फंक्शनल करगिल में भी हो। जी, लेकिन खान साहब, आपको क्यों लगता है कि कारगिल को क्यों बार बार निगलेक्ट किया जाता है? चाहे एक फुल फ्लैश स्टेट थी तब भी कारगिल निगलेक्ट होता था, लेह को सारी तरजीह दी जाती थी। अब यूटी बना, यूटी बनने के बाद आपकी उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन फिर भी आपको निगलेक्ट किया नहीं। मैं आपको इतना क्लियर कहना चाहूंगा विनोद जी, आपको पता यूटी बनने के बाद हमारी उम्मीदें इतनी नहीं थी। यूटी बनना आपको पता है ना कि हमारा जो डिमांड जो था करगिलियों का हमेशा ये रहा था कि हमें जो है डिविजनल स्टेटस दिया जाए, और हम रियासत के तकसीम के टोटली हम खिलाफ थे। तो जब उन्होंने बनाने के बाद हमारी ये डिमांड रखी थी कि आपका हेडक्वार्टर वगैरह यहाँ होना चाहिए, आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है कि करगिल को हमेशा निगलेक्ट किया, आज तक करते आए हैं जो भी गवर्नमेंट। हम ये नहीं कहते हैं कि आज बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी निगलेक्ट कर रहा है। उससे पहले 70 साल से अगर आप हमारे एयरपोर्ट का मसला ले लें, हमारे जोजिला का मसला ले लें, तो 70 साल पुरानी डिमांड है। यानी 70 साल से जो भी पार्टी पावर में रही हो, चाहे सेंटर में, तो हमारे साथ हमेशा ये हुआ है सुलूक आपका, और आज भी हो रहा है।
तो लेकिन अभी हमें थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद वो लोग जिस हिसाब से प्रॉमिस कर रहे हैं या जिस हिसाब से ये लोग बजट में पैसा वगैरह रख रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि शायद कुछ जो हमारे चीजें खासकर हेडक्वार्टर को लेके कुछ हमें उम्मीद की किरण थोड़ा नजर आ रहा है। खासकर जो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो एक मेन फंक्शनल ऑफिस है आपका, तो हमें अभी कल ही आपने रिसेंटली देखा होगा कि डिविजनल पोस्ट अभी जो लद्दाख यूटी ने जो पोस्ट डिमांड्स किए हैं वहां से जेके यूटी से 2-2 साल के लिए डिप्यूटेशन में, उसमें एक चीज कॉलम में लिखा है कि 1 एडिशनल कमिश्नर फॉर करगिल टू फंक्शनल दी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस। तो हमें थोड़ा लगता है कि ये लोग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को पहले फंक्शनल करें, थोड़ा सीरियस हैं जी। लेकिन जो कुछ करीब 1 दर्जन डायरेक्टर दिए गए थे आपको, वो भी फंक्शन नहीं डायरेक्टर्स का देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कहना चाहूंगा विनोद साहब, डायरेक्टर का हमें 12 डायरेक्टर्स दिए थे, 6 वहां 6 यहाँ। तो 6 में से पूरा तो आए नहीं, 3 यहाँ आए 3 वहां आए, जिनको चार्ज देके रखा है आपका। तो ऑफिस तो यहाँ पर डायरेक्टर्स का फुली सेटअप है, मेरे ही कौंसल सेक्रेटरीट में वो ऑफिस हैं, तो आप कभी कभार उनको मीटिंग के लिए वहां जाना भी पड़ता है। तो हमें उसमें ये नहीं है कि वो यहाँ नहीं बैठते हैं या काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन अभी जो है हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नया जो सेटअप आपके डायरेक्टर जो है वो डिविजनल जब दिया था हम JNK गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ होते हुए, उसमें उन्होंने डायरेक्टर्स को क्रिएट किए थे। लेकिन नया जो सेटअप आया आपका यूटी में, इसमें डायरेक्टर का जो पोजीशन वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है अभी आपका ना, क्योंकि आपका काउंसिल भी है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डायरेक्टर भी है। तो हमने तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि डायरेक्टर्स को आप जो है कुछ एक्स ऑफिशियो या सेक्रेटरीज का पावर देके इनको आप कुछ डिपार्टमेंट्स दे दीजिए, ताकि जो ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स करगिल में 6 डायरेक्टर्स हैं वो यहीं से बैठ के फंक्शन करेंगे। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का समझिए आपका एक कुछ ऑफिस तो उसी हिसाब से सेटअप हो जाएंगे। तो लेकिन अभी डायरेक्टर्स का वो लोग भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एडवाइजर साहब से भी हमारी बात हुई, तो वो भी इसमें सेटअप में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर डायरेक्टर को लेके जी। लेकिन आपको भी करीब 2 साल से ज्यादा हो गया CEC बने हुए, जोजिला टनल वहीं की वहीं है, एयरपोर्ट का मामला वहीं की वहीं है, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि आपका भी टेन्योर 2 साल से ज्यादा हो चुका है एज ए CEC, और आपने अपने टेन्योर में जोजिला टनल और एयरपोर्ट को लेकर के क्या किया, कितना यूनियन गवर्नमेंट पर प्रेशर आ रहा है? देखिए विनोद साहब, जो एयरपोर्ट वाला मसला है, आपको मालूम है जिस वक्त हम स्टेट के साथ थे उस वक्त हमारे एयरपोर्ट का 2 दफा यहाँ पे सर्वे किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसके अलावा जब यूटी बनने के बाद फिर ये जो एयरपोर्ट का सर्वे का है ये दिया गया है अभी आपका इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो कि सबसे जो कमेटी जिसका फाइनल जब ये रिपोर्ट देते हैं तो ये फाइनल हो जाता है, उस पर कोई फिर दूसरा कोई कुछ उसका कोई कमेंट्स नहीं हो सकता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने काफी प्रेशराइज करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दे दिया है और 3.5 करोड़ रुपया उनको पेमेंट भी किया है उसके सर्वे के लिए, फाइनल सर्वे के लिए। तो अभी उनका टाइमिंग था यहाँ पे अप्रैल मई में, तो कोविड की वजह से वो आ नहीं पाए। अभी यहाँ से रिमाइंडर भी किया है, तो हमें उम्मीद है कि शायद वो जल्दी आके उसका सर्वे करें, क्योंकि जब तक इसका फाइनल सर्वे हो के एक रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इसमें पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है आपका। उससे पहले भी 200 करोड़ हमें रखा गया है, लेकिन इसका सर्वे वगैरह नहीं था जिसकी वजह से ये रुक गया। उसके बाद जोजिला का तो आपको पता है, आपका 2014-15 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, उसके बाद इसकी बिडिंग भी हो गई, फिर कैंसिल हुआ, फिर रीबिडिंग हो गई, फिर काफी लोगों के डिमांड और प्रेशर की वजह से अभी इन्होंने रीबिडिंग फिर किया है। अभी जुलाई एंडिंग तक हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या प्रोग्रेस होता है, क्या नहीं होता है। मतलब हम भी अपनी तरफ से टोटली पीछे लगा हुआ है। रीबिडिंग जोजिला का हुआ, एयरपोर्ट का आपका सर्वे के लिए 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, इसका एक रिपोर्ट हो जाए। रिपोर्ट होने के बाद जब रिपोर्ट आए तो फिर हम इसके ऊपर फिर प्रेशर कर सकते हैं। लेकिन तब तक हमारी डिमांड ये है कि रनवे हमारे पास है, छोटे एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, पिछली दफा मैं फिर जाके एलजी साहब को कहा कि स्मॉल एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए कोई न कोई प्रबंध आप इस पर कीजिए। फिरोज साहब, एक और शिकायत आ रही है कि लोगों का कहना है कि जो कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स बाहर से आए थे उनको कंपनसेशन देने की बात की गई, लेकिन वो कंपनसेशन पूरा नहीं दिया जा रहा है। उनके कहा गया था कि आप अपना किराया खर्च करके आ जाइए
आपको यहाँ पर जी हाँ वो मैं समझ गया आपका रीइंबर्समेंट, वो आपका रीइंबर्समेंट का हमें परसों जाके 2.5 करोड़ रुपए हमें रिलीज हो गया है। आज 3 बजे मैंने मीटिंग रखा है रीइंबर्समेंट का। सारे लोगों का आपका मैं आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे लोग हो, जो भी जहां से आया है उनका फुली रीइंबर्समेंट हो जाएगा। आपका एक कमेटी भी हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, लेकिन रीइंबर्समेंट मींस एक यूनिफॉर्म जो है किराया, जैसे जम्मू से हमने आगे किराया रखेंगे एक, उसी हिसाब से रीइंबर्समेंट किया जाएगा। लेकिन यह है कि उनका ट्रैवलिंग का एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो टिकट हो चाहे कुछ भी, कोई प्रूफ प्रोड्यूस करें और उनका सारा पैसा जो है उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। और कल ही हमें इस सिलसिले में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2.5 करोड़ रुपया रिलीज किया है। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज 3 बजे मीटिंग है, इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम एक प्रोसीजर डेवलप करके आज पब्लिक को बता देंगे। और ये लोग अपना जो भी, बहुतों ने इनका जो टिकट्स वगैरह था वो दे दिया है ऑलरेडी डीसी ऑफिस में। जिन्होंने नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, वो लोग भी अकाउंट ऑफिसर डीसी ऑफिस में सारे जमा करें। तो एक यूनिफॉर्म जो है हम करके, मिसाल सपोज श्रीनगर से एक यूनिफॉर्म रेट हम रखेंगे, जम्मू दिल्ली से रख के, और अकाउंट किसी के हाथ से कैश नहीं होगा, आपका सीधा जो है पैसा इनके अकाउंट में चला जाएगा। ये हमें 2.5 करोड़ रुपया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आया है आपका। जी खान साहब, एक और बात है, मैं भी वहां विजिट किया हूं कारगिल में। मुझे लगता है कारगिल टाउन की प्लानिंग ठीक नहीं है, और मास्टर प्लान 2032A जो था उसका क्या नहीं, अभी टाउन का आपका टाउन प्लानिंग का आपका नया, हमारा लास्ट टाइम आपको पता होगा इन्होंने एक प्लान ड्राफ्ट किया था आपका, हमारा अर्बन डेवलपमेंट ने, और नया पूरा उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी जो व्यू पॉइंट लिया है। लेने के बाद अभी एक कंक्रीट एक टाउन प्लान होके हमारे सामने आने वाला है, जिस पर हम काम करेंगे। लेकिन आपने खुद देखा है कि हमारा टाउन जो है, जो प्रेजेंट टाउन है, वो बहुत कंजेस्टेड है, उसमें ज्यादा प्रोविजन नहीं है। तो अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि जब तक एक नया टाउनशिप हमें नहीं बनता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे इलेक्ट्रिक आपका पार्किंग का प्लेस हो, चाहे आपका ये जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो, उसी एग्जिस्टिंग्स में हम इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में पैसा आया हुआ है आपका। तो वो हम करेंगे। और साइड बाय साइड मास्टर प्लान भी अभी हमारा फाइनल होने वाला है। और उस मास्टर प्लान में जो एक तो हमने एग्जिस्टिंग जो हमारा टाउन है उसकी ब्यूटिफिकेशन रखा है, और फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी हमने उसमें प्रोविजन डाला है। खान साहब, रिक्रूटमेंट बोर्ड की कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहे? जी बिल्कुल, पिछले 9 ये बिल्कुल एक जेन्युइन पॉइंट है आपका, ये एक जेन्युइन इशू है। 6-7 महीने से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरे पास स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आए, तो मैंने उनको इंश्योर किया, और मैंने डीसी साहब से बात भी किया है। तो कुछ आपका मार्च अप्रैल तक तो आपको पता है, इस 2-3 महीने में तो कोविड की वजह से थोड़ा सा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसी में लगा है, आपको पता है। तो अभी मैंने डीसी साहब को पता है, क्योंकि चेयरमैन डीसी साहब हैं, मैंने उनको कहा है कि कम से कम महीने के अंदर ये जो जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए इनके रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं आज फिर बात करके डीसी साहब से हम ये इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 मंथ जो है ये सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए आपका। आखिरी सवाल, अब काउंसिल के पीछे क्या क्या चुनौतियां, के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां? बड़ी चुनौतियां आपका ये है विनोद जी, आपका सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साल आपको पता है जो कोविड महामारी की वजह से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर इसका बड़ा असर पड़ा है। सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि जो लेबर फोर्स हमारा बाहर से आता था, वो बिल्कुल हमें, आप समझिए कि 90% लेबर हमारा बाहर से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंटल बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर हमें काफी असर पड़ रहा है। और इस साल हमारा कैपेक्स का प्लान आपको पता है 235 करोड़ हमारा प्लान है, लेकिन उतना हम काम इस साल नहीं कर पाएंगे जितना हम हर साल करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे काम हैं, बड़े बड़े काम, वो हम हाथ में लें। और हमारी ये कोशिश है, और जिस पर कमिटमेंट भी किया है आपका एलजी साहब ने, कि जो कैपेक्स का प्लान है वो नॉन लैप्सेबल हो, क्योंकि नॉन लैप्सेबल तो पहले होता था, लेकिन जब नया एक नोटिफिकेशन के हिसाब से नॉन लैप्सेबल उन्होंने शो नहीं किया है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि जो काउंसिल का जो पैसा होगा दैट विल बी नॉन लैप्सेबल। तो हमारी एक बड़ी कोशिश रहेगी कि जो वो पैसा नॉन लैप्सेबल हो, क्योंकि इस साल जेन्युइन भी है, कोविड की वजह से काम जो अभी हमारा शुरू हो रहा है और लेबर नहीं आ रहे, तो एक हमारा ये बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरा जो सप्लाईज जो हमारे पास विंटर स्टॉकिंग का होता है हमारा वो बड़ा एक चुनौती है हमारे पास, कि वो टाइम पे हमें आपका जो है स्टॉकिंग हो। एक वो है आपका, दूसरी बात है हमारा जो एयरपोर्ट का सर्वे, हम इस साल कम से कम किसी भी सूरत में हम इस सर्वे को कंप्लीट कराना चाहते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।